करप्शन आपका ही है, वो उस व्यक्ति का करप्शन नहीं है। अगर आपका नाम लेकर के कोई किसी भी गांव के आपके व्यक्ति से कहे कि तुम्हें मैं एक कॉलोनी दिलवा दूंगा, मुझे 10,000 रुपए दो। ऐसा राजनीति करने क्या मतलब कि किसी जरूरतमंद की मदद ना कर सकें। अच्छा, क्या यही हार जो है प्रधानी की तरफ आपको मोड़ गई? यहीं जन्म लिए और यहीं से शुरुआत की थी। आज रंगरेज के मेहमान में हमारे साथ बेसड़ी गांव के पूर्व प्रधान, जो फतेहपुर जनपद में आता है, नरेंद्र यादव जी हैं। और मैं अपने इस चैनल पे, इस सीरीज़ पे और इस रंगरेज के मेहमान में प्रधान जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रधान जी, हमारी टीम ने आपके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, उन्होंने बहुत ज़्यादा निकाला है ढूंढ करके। आपसे मैं बेसिक सवाल शुरू करूंगा वहीं से जहां से हर एक कहानी शुरू होती है, वो होता है बचपन। आपका बचपन बहुत ज़्यादा कुछ ठीक नहीं रहा। संघर्ष की कहानी थी, पिताजी प्राइवेट बस ड्राइवर थे। तो ज़रा वो माजरा समझाने की कोशिश करें कि वो कैसा माहौल था, कैसे आप उस संघर्ष में पले बढ़े और उस संघर्ष ने आपको कैसे तपाया। दरअसल एक कहानी हमारी जहाँ जिस भूमि में बैठे हैं, जिस ग्राम सभा में बैठे हैं, यहीं से शुरू होती है। ये मेरा ननिहाल है, ममाना है। मैं यहीं पैदा हुआ था, क्योंकि बचपन से हम लोग अपने गांव शहर, जहां हमारा पैतृक गांव या शहर था, वहां नहीं रहे। यहीं जन्म लिए और यहीं से शुरुआत की थी। और चूँकि पिताजी उस समय बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति में मजबूत नहीं थे और एक प्राइवेट बस में कंडक्टरी करके, ड्राइवरी करके किसी तरह से जीवन यापन कर रहे थे। तो बचपन के दिनों से हम लोग यहीं रहते थे। फिर जब हम थोड़ा बड़े हुए तो शिक्षा भी यहीं से प्रारंभ की हमने, प्राइमरी स्कूल से। कक्षा 3 तक हम यहीं पढ़े थे। फिर माताजी को लगा कि शायद इनको शहर रखना चाहिए, जिससे कि वहाँ अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा, अच्छा माहौल मिल सके। तो माताजी ने संघर्ष करके किसी तरह से पिताजी से कहा, लड़ भिड़ के या जैसे भी हमको शहर ले गए, अपने पैतृक घर में, पैतृक शहर में। तो वहाँ जाके कक्षा 3 के बाद की आगे की पढ़ाई हमने वहीं से प्रारंभ की थी और संघर्ष हमारा वहीं से प्रारंभ हुआ था। प्रधान जी, एक उसी दौर में एक घटना हुई थी आपके साथ कि आप शहर में रह रहे थे, आपकी पढ़ाई चल रही थी, आपने जीआईसी में एडमिशन ले रखा था। तो उस समय एक ऐसा वाक़या हुआ था कि शायद आपके घर में कुछ आपसिक कुछ कलह कह सकते हैं या मतभेद हो गए आपके घर में, जिससे आपके पिताजी को पूरा परिवार समेत घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। और वो बड़ी ही दुखद रात थी आपके लिए कि आप कहीं बाहर रुके। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ। अब ये है कि अब जैसे उन दिनों को याद कर लेते हैं तो अंदर से काफ़ी मन दुखी हो जाता है। जब वो चर्चा होती तो आंखों में कहो आंसू आ जाएं, इतनी दुखद घटना थी वो। हम उस समय कक्षा 3 के बाद चौथी 5वीं में पढ़ रहे थे, शायद चौथी या 5वीं में, और अपने पैतृक घर में रहते थे जहाँ पूरा परिवार रहता था हमारा, चाचा बाबा वहीं रहते थे। तब पारिवारिक हर एक परिवार में लगभग कहीं न कहीं विवाद चलता रहता है, घर को लेके, ज़मीन जायदाद को लेके। तो वैसे ही हमारे यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि अब उनकी क्या मानसिकता रहे कि ये रह रहे हैं तो सारा पूरा घर हमको मिल जाए या इनका हिस्सा ना मिल पाए, या कुछ भी उनके सोच में रहा होगा। तो उसी को लेके हमारे परिवार के जो चाचा रहे घर के, वो विवाद करते थे और अन्य लोग जो परिवार के वो भी विवाद करते थे। पहले ज़बानी विवाद हुआ करता था। अब ज़बानी विवाद होने के बाद फिर पिताजी ने अपने पिताजी यानी हमारे बाबा जी से बात किया कि पिताजी ज़मीन पड़ी, इसमें मकान बनवा ले। अब चूँकि चाचा वगैरह का जो बड़ी हमारी माँ थी यानी दादी, तो उनकी इच्छा नहीं थी कि हम लोग वहाँ रहें या घर बने हम लोगों का या कुछ भी आगे कहानी बढ़े। तो अब उसी को लेके जो है चाचा हमारे जो है
पिताजी से विवाद आए दिन किया करते थे, ड्रिंक करते थे, गाली गलौज तक भी कर देते थे। एक रात ऐसी आई कि उस दिन जो है पिताजी अपने काम से, व्यवसाय से वापस लेट नाइट आए 7-8 बजे। अब चाचा जब अपने काम से आए वापस तो वो ड्रिंक करके आए और उसी दिन विवाद ज़्यादा बढ़ गया और पिताजी को गाली गलौज दिया। फिर शायद एक हमें हल्का सा याद है कि एक ईंट का टुकड़ा जो है वो भारी सा उन्होंने फेंक के उसके मुंह पे मारा। तो अब उस दिन उनके साथ कोई नहीं था, हम ही लोग थे, हम थे, हमारे एक बड़ी माँ थी। बड़ी माँ का मतलब ये होता है कि पिताजी की हमारी 2 शादियाँ हुई थी, जो मौसी जिनको कहते हैं, तो उनके बच्चे नहीं थे, वो हमारी सगी मौसी थी। तब हमारी माता जी की शादी हुई थी, तो वो थी उस समय। हमारी माता जी यहीं रहती थी गांव में, बेसड़ी में। तो अब जब पिताजी को इतना चोट पहुंचा, मुंह में लगा उनके, तो चौकी गए। चौकी में भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। जब चौकी में सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने फिर वहाँ से हमको लेके, उसी स्थिति में, एक दिसंबर का महीना था, भयंकर ठंडी थी, हम छोटे थे, कक्षा 5वीं में शायद पढ़ रहे थे और बहनें बहुत छोटी छोटी थी, 2 बहनें थी। जो कपड़े हम लोग घर पे पहने थे वही कपड़े हम लोग, पिताजी अपना हम सबको लेके अपना घर से निकल गए। अब ठंड की रात थी, वही करीब 9-10 बजा रहा होगा। तो पिताजी ने जो है हम लोगों को, जो बस वो चलाते थे, उसी बस में रात में हमको टिकाया था। तो अब संघर्ष के वही दिन हैं और उसी समय से हमको संघर्ष शुरू हो गया था हम लोगों का। संघर्ष तो मतलब आर्थिक स्थिति नहीं ठीक थी, संघर्ष तो चल ही रहा था, मगर यह है कि हाँ इसी तरह से दाल रोटी चलती थी। शिक्षा कुछ शुरुआत हुई थी हम लोगों की। अब वहीं से और संघर्ष बढ़ गया, पिताजी का और संघर्ष बढ़ गया, उनके ऊपर बोझ आ गया, दबाव आ गया। फिर भी उनकी माताजी की और पिताजी की इच्छा थी कि हमारे बच्चे जो हैं, जितनी हमारी हैसियत उस हिसाब से शिक्षा हम करा दें इनको। तो वही उन लोगों ने अपना शुरुआत किया। उस रात में हम लोग पूरी उसी बस में पूरी रात काटे। फिर अगले दिन पिताजी ने कहीं से व्यवस्था की, एक कमरा एक जंगल में था बना, वहाँ हम लोग को अगले दिन शिफ्ट किया। फिर उसी बस के जो बर्तन थे, उस बर्तन को वहाँ उस कमरे में ले गए। उसी बस के बर्तनों में खाना बना। पिताजी मार्केट से कुछ सामान लाए उधार, कुछ व्यवहार से, तब वहाँ से स्टार्ट हुई। फिर 3-4 दिन वहाँ रुकने के बाद फिर हमने, पिताजी ने जो है एक किराए का कमरा लिया, वही संघर्ष जारी रहा। अच्छा, पिताजी आपके हमेशा ये जोर देते रहे कि आप शिक्षा अच्छी प्राप्त करें, हाँ, आपकी शिक्षा गड़बड़ नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन उसके बाद एक दौर आया कि जब आपने जीआईसी के बाद आप आईटीआई की तरफ मुड़े, आपने महात्मा गांधी से ग्रेजुएशन किया। जी। उस दौर में आपके दिमाग में एक चीज़ आई कि मुझे साथ पैसे कमाने चाहिए, मुझे कुछ खर्च निकालना चाहिए। तो आपने कुछ छोटी मोटी चीज़ें करनी शुरू कर दी। आपने उसमें व्यापार किया था शायद, जी। तो वो लकड़ी के गुटके का व्यापार था। हम्म। तो उसमें व्यापार का दिमाग में कहाँ से आ गया? क्योंकि पिताजी का जोर पढ़ाई की ओर देना, और उस समय वो छोड़ करके कि नहीं मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, व्यापार का कैसे? अक्सर जिस घर में भी आर्थिक स्थिति गड़बड़ रहती है, अगर बच्चा थोड़ा सा कुछ बुद्धिजीवी है या जैसा भी है उसकी स्थिति, घर का माहौल या समाज का, तो वो प्रयास करता है कि भाई पिताजी जो कमा सकते हैं कमा रहे हैं, या जो भी घर में आर्थिक स्थिति है, तो उसके हिसाब से बच्चा प्रयास करता है कि हम भी कुछ 4 पैसे कमाएं कि तो हमारा आगे का विकास कुछ अच्छा हो, पिताजी का संघर्ष कम हो और अच्छी ज़िंदगी हम लोग भी अपना जीवन यापन कर सकें। तो वैसे ही हमने भी, हमारे दिमाग में बचपना था उस समय, बुद्धि बचपने वाली थी, मगर संघर्ष तो था ही। तो ये था कि नौकरी करके या व्यवसाय करके 4 पैसे भी आए और पढ़ाई भी हमारी जारी रहे। तो ऐसे ही 2-4 मित्र हमारे उस समय के थे, तो उनसे ऐसे बातचीत हुआ करती थी। तो सब अपना अपना कोई कर रहा था। भाई कुछ लोग पैसे वाले थे, जिनके घर परिवार संपन्न थे, तो अपने हिसाब से सोचते थे पढ़ाई लिखाई के विषय में।
तो हम भी यही सोचते थे कि नौकरी तो करें, मगर नौकरी के लिए पढ़ाई अभी आगे बाकी है। तो ये था कुछ छोटा मोटा व्यवसाय करें। तो हमने किसी से ब्याज में पैसा लिया था उस समय हमारी बहुत ये मान के चलिए, हमें लग रहा है कि हाई स्कूल पास करके हम इंटर में प्रवेश लिए थे। तो हमने किसी से ब्याज में रुपया लिया था, 3,000 या 2,000 ऐसे कुछ लिया था। तो लकड़ी कहीं से खरीद के लाए, फिर दूसरे एक मित्र के यहाँ डाले। उस समय लकड़ी के लिए बिक जाती थी, तो लकड़ी का व्यवसाय हो जाता थोड़ा। मगर अपना बड़ा हम लोग क्या व्यवसाय कर सकते हैं। उस समय तो लगता रहा होगा कि व्यापार अच्छा चल रहा है, हाँ। पैसा हम भी कमा लेंगे। तो अब अच्छा, वो व्यापार तो आपका चला नहीं फिर? ना। तो वो जो पैसे का सर दर्द था, वो जैसे आज के लोग जिसको डिप्रेशन का नाम देते हैं, हम्म। वो तनाव की स्थिति रही होगी कि पैसा भी डूब गया, लौटाना भी है। अच्छा, इस हार को आज आप भी मतलब आज भी आप स्वीकार करते हैं एकदम खुले दिल से? बिल्कुल। तो ये ताकत कहाँ से आती है आप में? अब जो बचपन से अब ये ऊपर वाले का या माता पिताजी का आशीर्वाद रहा, ऊपर वाले कुछ कृपा रही कि जितने संघर्ष मिलते गए, वहीं से थोड़ा सा हिम्मत बनी, चलो और कुछ करते हैं, उससे शायद कुछ सुधार हो। अच्छा, इसी वक्त जो है मान लीजिए एक व्यापार आपने चलाया, वो फेल हो गया, उसके बाद अभी पिताजी भी सख्त हैं कि पढ़ाई करनी है, छिपाना भी है। हाँ। आपने काम पीसीओ में शुरू कर दिया करना? हाँ, पीसीओ में बैठने लगे? दरअसल वो व्यापार तो हमने अपने मन से किया था, मगर अब इंटर में पढ़ रहे थे, माताजी आर्थिक स्थिति समझ रही थी, क्योंकि पिताजी तो कमा के लाते थे जो 2-4 पैसे मिलते थे। अब घर माताजी को चलाना होता था, पिताजी को ज़्यादा उस तरह का नहीं रहता था कि वो भी बहुत मतलब, अब टेंशन तो हर माँ बाप को होती है, मगर घर तो माँ को चलाना होता है। तो उनके ज़बान से एक बार निकल गया कि बच्चा तुम भी कुछ करो, जिससे कि पापा तो जान रहे हो कि किस स्थिति में है। तो वो बात हमारे ये मान के चलिए कि दिमाग में एकदम घर कर गई कि नहीं, सही है, करना चाहिए। अंदर से दुखी भी हुए कि यार अभी तो कुछ उम्र भी नहीं है, ना कुछ आगे का बढ़ पाए, क्या करेंगे, तकलीफ भी हुई। फिर भी विचार करते रहे, हमने कहा कुछ तो कुछ करना ही है। तो लोगों से जानकारी मिली, मित्रों से जानकारी मिली कि उस समय पीसीओ बहुत चला करते थे, वो व्यापार बहुत पैसा अच्छा, डाल के बात करने वाला वो। हाँ, वो टेलीफोन बूथ रहते थे, अच्छा उस समय वो चल रहा था। तो ऐसे बड़े थे, मगर उनसे भी संबंध थे हमारे अच्छे, क्योंकि व्यवहार और संपर्क बनाने की हमारी बचपन से आदत थी, यहीं से शुरुआत थी, यहीं गाँव से, बेसड़ी से जोड़ना। हाँ, ये सब लोग बैठे हैं, मतलब जो लोग हैं गांव के लोग। अच्छा। हम जैसे यहाँ पढ़ने जाते थे प्राइमरी स्कूल में, तो नानी भी सख्त थी हमारी, मौसी भी सख्त थी, माँ भी सख्त थी कि पढ़ाई करना चाहिए इसको। अब कहो हम घर से पढ़ने के लिए रास्ते में उस समय कंचे बहुत खेले जाते थे तो अब कहीं कंचे हो रहे हैं, तो उस समय हम गाँव में बहुत सयाने लोग भी खेलते थे। अब हम कहो बैग रख दे किनारे, वहीं खेलने लगे, स्कूल छोड़ के। हाँ। तो अब इसी तरह हमारे वहाँ भी फतेहपुर में वही रहा कि बड़ों से भी संबंध अच्छे रहते थे, बचपन में जो बचपन के मित्र हों उनसे तो रहता है था। तो बताया कि यार फला पीसीओ में जगह है, अगर आप काम करना चाहो तो कर लो। तो हम छुप के जो है, माताजी को पता था मगर पिताजी को नहीं पता था, चोरी से हम वहाँ बैठना शुरू कर दिए। और डर भी था कि पिताजी जान ना जाए, मारते कभी नहीं थे, डांट देते थे, मगर डर था हमको कि यार पापा जान ना जाए, क्या करें। छुपा के हम बैठते थे, ट्यूशन भी जाते, मतलब कोचिंग भी जाते थे, स्कूल भी जाते थे, टाइम निकाल वहाँ किसी तरह से मैनेज करते थे। तो किसी तरह से पिताजी को एक बार जानकारी मिली होगी कि ये फला जगह काम कर रहा है। तो लगता है 15 दिन हुए थे आपको नौकरी करते हाँ, हुए? बस 15 दिन। पिताजी छुप के गए देखने, देखे बाहर से, देखे कि हम बैठे हैं, बस वहीं से वापस आ गए, वहाँ कुछ कहा नहीं। माता जी से आके घर में गुस्सा किए कि हम इसको पढ़ाने के लिए कहे हैं कि ये काम कराने के लिए, और ये बताओ वहाँ बिगड़ जाएगा। तो बहुत गुस्सा हुई माता जी जब घर अच्छा, आए। वो मान लीजिए पिताजी ने माता जी से कहा, हाँ। आपसे कहा नहीं, हाँ। वो रात कैसे बीती थी? अरे अब वो रात तो पूछिए नहीं, हम जब घर जाने की स्थिति हमारी बड़ी बुरी थी कि हम घर पहुँचेंगे तो पिताजी अब मारते नहीं, तो मगर डर तो होता ही है माँ बाप का। तो अब डर था हमारे अंदर कि क्या होगा, घर कैसे जाए। अच्छा, ये वाकया हो गया। हाँ। उसके बाद आपने ITI जब आप कर रहे थे, आपने फिर PCO ज्वाइन कर लिया? हाँ, वहाँ से तो छूटा। फिर छूटने के बाद भी हमको एकांत में था, थोड़ा सा कम व्यवसाय था वहाँ पे,
हमको भी अच्छा नहीं लगा, तो हमने कहा यार कुछ करा जाए, दूसरा कोई स्थान देखा जाए। तो फिर ITI में बहुत पीछे थे, फिर हम छुप के वहाँ भी गए, मगर अब जब थोड़ा दिन अभ्यस्त हो गए, पिताजी माताजी ने पिताजी को समझाया होगा, तो फिर वो कम डांटते रहे, नाराज़ रहते थे, मगर अब फिर हम क्या करें, हमको करना था, तो वहाँ चले गए। अच्छा, वही एक दौर था कि आपकी शायद ट्रेड ड्राफ्टमैनशिप की थी, ड्राफ्टमैन थे आप, आपने PCO ज्वाइन किया और उसी समय शायद एक ऑफ़र आया था जिसने आप थोड़ा सा चेंजमेंट किया आपकी लाइफ में। ट्यूशन का ऑफ़र आया था आपको शायद, हाँ, ना, ट्यूशन का ऑफ़र आया था। वहाँ असल में एक मित्र हमें और मिले जो ट्यूशन पढ़ाते थे, उनके घर में विद्यालय चलता था खुद का, तो वो अक्सर दोपहर में जब छुट्टी होती थी आके हमारे पास बैठता था, घंटे आधे घंटे, वो खुद भी ट्यूशन पढ़ाता था। तो ऐसे मतलब संबंध अच्छे हो गए थे, तो अब पढ़े लिखे थे, मतलब इंटर तो हम भी पढ़ रहे थे, तो उसने कहा यार फलाने भाई ऐसा करो कि ये तो करते रहो मगर ट्यूशन से शुरुआत करो, इससे अच्छा वो रहेगा। तो हमने कहा यार हमको ट्यूशन मिलेगा कैसे, दिलाएगा कौन, कहाँ जाएंगे, ऐसे हम किसी को जानते नहीं, तो कहाँ प्रयास करते हैं, हम दिलवाते हैं। तो उसने हमको एक ट्यूशन दिलवाया रेलवे कॉलोनी में। अब ये था कि पढ़ाने कब जाएंगे, पूरा दिन यहाँ निकल जाता है। तो फिर वहीं से हमने जो PCO का मालिक था उससे हमने कहा हम 1 घंटा जाएंगे, क्या ठीक है। फिर वहीं से हमने शुरुआत कर दी थी, पहला ट्यूशन। हाँ नहीं, आपकी जो छवि रही है, जितना हमने समझा आपको, हाँ कि आपने एक बार अगर पैर रखा है हाँ तो आप फैलाते ही चले गए, फिर आप रुके नहीं। ट्यूशन आपको एक मिला था, हाँ फिर आप पहुंचे स्कूल चलाने तक, हाँ आपने एक ट्यूशन पकड़ा, फिर आपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया। हाँ अब कोचिंग में ऑफर तो आपको 6 to 8 पढ़ाने को हुआ था, आपने 9th और 9 से 12 ले लिया। ट्यूशन पढ़ाने की शुरुआत हुई थी तो पहले एक ट्यूशन मिला, फिर जब हमने वहाँ मतलब शुरुआत की, उसको मतलब टाइम होता था 1 घंटे का, 150 या ऐसे 200 मिलते थे। 1 घंटे का होता था तो हम 1 घंटे की जगह वहाँ 1.5 घंटा भी देते थे, 2 घंटा भी दे दिया करते थे। उससे वो प्रभावित हुए, उनको लगा कि यार ठीक है, तो उन्होंने और कुछ लोगों से चर्चा की और 1-2 ट्यूशन मिले हमें, तो जाते थे 1-1 घंटा 1.5 घंटा सब जगह देते थे। अब हमारे दिमाग में आया कि यार 1 घंटा 2 घंटा में 200 मिले कि 200 मिले, तो हमको लग रहा है टाइम ज़्यादा लग रहा है। उसी से हमारे एक रिश्तेदार कोचिंग चलाते थे इंटर तक, हम भी वहीं पढ़े थे, हमको भी उन्होंने पढ़ाया था कोचिंग। तो उन्होंने कहा ऐसा करो कि एक दिन घर आए हमारे, माता जी से बात की, फिर हमसे बात की कि क्या करते हो इस समय, क्या करना चाहिए। हमने कहा ट्यूशन खोल के पढ़ा लेते हैं, क्या ऐसा करो हमारी कोचिंग पढ़ा लो। हम इनका नई कोचिंग खोलने जा रहे हैं 6 से 8 तक। तो हमने कहा चलो, हमने कहा हमको अभी अनुभव नहीं है मगर प्रयास करेंगे। तो 6 से 8 तक हमने पढ़ाना शुरू कर दिया ट्यूशन, और जब पढ़ाने के बाद जो है अच्छा रिस्पांस मिला हमको ट्यूशन में भी। 2-4 बच्चों से स्टार्टिंग हुई थी, 2-4 के बाद फिर हमने मेहनत इतनी करी कि वहाँ 10 हुए, 10 से 12, 15, 20, ये मान चलिए करीब 30 संख्या हो गई, 40 हो गई। फिर हमने क्लास मतलब अपना कदम और बढ़ाया, हमने कहा कि इतने से और आगे बढ़ा जाए। तो हमको लगा कि 9th 10th भी पढ़ाई जाए, मैथ थोड़ा सा पढ़ाने में हमारी अच्छी थी, तो शुरुआत किया हमने 9th का। एक बच्चा मिल गया था हमको रेल बाज़ार का, सदर इंटर कॉलेज, बहुत कमज़ोर बच्चा मिला था जिसको जोड़ना घटाना भी बड़ा मुश्किल से आता था, 9th का था। अब एक लड़का मिला तो 9th पढ़ाना है, तो हमने कहा अब इसको क्यों ना कुछ ऐसा सिखाया जाए जिससे कि हमारा और आगे विस्तार हो। तो जोड़ना घटाना से सिखाया उसको, काफ़ी उसको मतलब रिस्पांस मिला, उसको लगा कि यार ये टीचर अच्छे हैं, तो उसने अपनी क्लास में शुरू किया। तो देखते ही देखते कम से कम 10-12 बच्चे हो गए, तो हमारा और मनोबल बढ़ा। तो अब जो रिश्तेदार थे तो उन्होंने एक दिन आके देखा भीड़ हमारी, तो वहाँ काफ़ी अच्छी थी, तो उनका मन वहीं से वो हुआ कि यार ये तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, बच्चे बढ़ गए। तो अब उन्होंने हमसे कहा कि यार ऐसा करो तुम 8th तक पढ़ाओ, 9th से हम पढ़ाएंगे। तो हमको लगा कि यार ये तो गलत बात है, मेहनत हम कर रहे हैं हमारे। हाँ ठीक है, इन्होंने किया है सब कुछ ठीक है। हमने कहा ऐसा करिए कि आप इंटर पढ़ाइए, हाई स्कूल तक हमको पढ़ाने दीजिए। क्या नहीं, आप 8 तक पढ़ाएंगे और 9 से हम पढ़ाएंगे।
तब वहीं थोड़ा सा मनमुटाव हुआ तो कहने आप अपनी व्यवस्था अलग करें, हमने कहा चलिए ठीक है, तो हमने अलग अपना खोल लिया, फिर वहाँ से अपने हिसाब से चलने लगा तो मामला। जो आपने अलग खोला था हम्म। उसी में आपने कंप्यूटर कोचिंग भी डाल दी, हाँ, जब वो चला तो कुछ दिन बाद फिर मन आया कि लाओ कंप्यूटर की उसमें डाल आपने दो। एक टीचर भी हायर कर लिया। हाँ हाँ, टीचर भी डाले थे। तो जितनी आपके पास संसाधन में आप उतने में रुके क्यों नहीं भाई? आप पहले आप दूसरे कोचिंग पढ़ा रहे हैं, चलिए तो अगली अपनी डाल लेते हो, जैसे अपनी पढ़ी तो नया टीचर भी रख लिया, कंप्यूटर भी डाल लिए। मैं हमारा ऐसा एक चीज़ आदत पता नहीं कहाँ से अब ताकत मिलती थी, कहाँ से इच्छाएं बढ़ती थी। अब इच्छाएं सबकी बढ़ती हैं, मगर मनोबल मिलता गया, ऊपर वाले की कृपा रही, माँ बाप का आशीर्वाद रहा कि हमने कहा क्यों ना आगे बढ़ाया जाए। गार्जियंस की भी डिमांड आई कि आप कंप्यूटर कोचिंग खोल लीजिए, कंप्यूटर कोचिंग खोले। उसके बाद जो है टीचर डाला उसमें, फिर मन आया कि कक्षा, लोगों की डिमांड आई वहीं मोहल्ले से कि आप छोटे बच्चों को पढ़ाइए। पहले उन्होंने कहा हमारे घर में होम ट्यूशन पढ़ाइए, तो हमने कहा हमको इतना टाइम तो नहीं है कि हम होम ट्यूशन पढ़ाएं। पहले शुरुआत की, पढ़ाया भी हमने इंग्लिश मीडियम का, इंग्लिश मीडियम CPS की ही बच्ची को पढ़ाया था हमने। कुछ दिन पढ़ाया उसको, फिर हमको लगा यार टाइम मिल नहीं पाता है, तो हमने कहा ऐसा करिए कि यहीं स्टार्टिंग करो, वहीं बुलाना शुरू कर दिया। एक टीचर और डाले थे, तो वो कक्षा 5 तक पढ़ाते थे, एक से हम 6 से पढ़ाते थे हाई स्कूल तक। इंटर का भी हमने शुरू किया फिर धीरे से। मतलब कोचिंग बहुत बढ़िया चला ले गए आप। हाँ हाँ हाँ, करीब ये मान लीजिए करीब 60-70 बच्चे आते थे उस समय। उसी बीच में क्या ये स्कूल वाला भी एक माजरा है कि आपने स्कूल भी एक चलाया, तो ये स्कूल कैसे मिल गया आपको? हाँ हाँ, हमारी कोचिंग में एक टीचर आते थे, सरस्वती ज्ञान मंदिर, जो इटावा की संस्था थी, शिव प्रसाद यादव जी। वो समय बसपा के नेता थे और उनकी संस्थाएं पूरी यूपी में थी, सरस्वती ज्ञान मंदिर के नाम से। तो वो भरसना से चुनाव लड़ते थे, विधायक भी थे उस समय, तो उन्हीं की शाखा थी। तो उनके जो प्रधानाचार्य थे वो शायद विद्यालय छोड़ के चले गए थे अचानक, और बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम था। तो बोर्ड एग्जाम का वो टीचर हमको बताया कि मास्टर साहब ऐसा करिए कि एक विद्यालय है, उनके हेडमास्टर चले गए हैं और बच्चे जो है कैसे बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, उनका भविष्य खराब हो जाएगा, तो अगर आप उनका एग्ज़ाम दिलवा दें तो ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है कि आपको विद्यालय भी आके मिल जाए अगर आप लेना चाहेंगे तो फिर हमने उन बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम कलेक्टरगंज में एक शाखा, वहाँ उनको इनरोल कराया और वहाँ उनका मतलब एग्ज़ाम दिलवाया, हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा क्यों ना आप ये विद्यालय देख लीजिए। वही टीचर कहने लगे कहें हम लोग भी उसी में रह जाएंगे। तो हमने मकान मालिक से बात किया जिसमें विद्यालय चलता था, तो उसने कहा ठीक है आप खर्चा दे दीजिए इसका, चलाइए। हमने बात हो गई, फिर हमने स्टार्ट कर दिया। दे दिया आपने खर्चा? हाँ हाँ हाँ, दे दिया, फिर चलाया हमने। हालांकि उस समय भी, अब जब ओवरलोड हम बजट करेंगे तो पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा, घर से कोई स्थिति मिलना नहीं था। फिर कहीं से पैसा ले लिया होगा आपने? हाँ, कहीं से व्यवस्था किया, इससे उससे लेके किया, हमने स्टार्ट किया उसको भी। उसी दौरान हमारी एक जॉब लगी मर्चेंट नेवी में पहले। मतलब ये स्कूलिंग, कोचिंग, हाँ। ट्यूशन करते करते क्या फॉर्म भी डाल रहे थे आप? हाँ हाँ, सब करते थे। पुलिस की वैकेंसी आती थी वहाँ भी प्रयास करते थे, और जो फॉर्म निकले उसमें भी तैयारी करते थे। तो मर्चेंट नेवी का एक मामला आया तो फिर हमने उसमें किया तो सफलता मिली। हम यहाँ आए, नानी रहती थी हमारी, नानी क्या वो माँ की माँ थी, तो ये सेवा पालन ज़्यादा वही करी हमारा, क्योंकि हाँ उनके लड़के तो नहीं थे और मौसी के भी लड़के नहीं थे, हम ही अकेले थे, तो बहुत चाहते थे सब लोग उनको। तो उनसे हम पूछते थे कि पूछने आए कि क्या करें, नौकरी कर लें। तो देहाती भाषा, गांव के पुराने आदमी कहें, अब उनके पास ज़मीन थी यहाँ पे, तो अब उनको लगा ये बहुत है, अकेला कहाँ है घूमेगा जाके, कहा वहाँ तक क्या करिए जाके, तय कहे कहूँ कहीं बता, नहीं जाएगा कहा। अच्छा, आपने बताया होगा कि जहाज में जाना है पानी के अंदर, तो और डर बैठ गया होगा। तो अब हम बड़ा दुखी हुए, चले गए। फिर हमने कहा यार ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। अच्छा, इसके बाद फिर मास्टरी करते करते आप एयरफोर्स में भी तो जॉब लगी? हाँ हाँ हाँ, वहाँ फिर जब लगा तो फिर हमने दूसरी बार नहीं पूछा। हालांकि उसके पहले एक मौका 2 बार और मिले। एक बार पुलिस की भर्ती निकली थी, तो नेताजी के टाइम में, मुलायम सिंह की सरकार, तो हमने उसमें फॉर्म डाला था।
तो सब कुछ हमारा ठीक था, मगर करप्शन ज़्यादा था उस समय, और हमेशा आज भी है करप्शन। मतलब जिसके पास पैसा है उसका ज़्यादा चलता था। तो हमने सब कुछ निकाला, दौड़ निकाला, सारा कुछ किया। अब उसके बाद हमारे पीछे एक लड़का था, बहुत मोटा मोटा था, उसको पास कर दिए गए, हमको फेल कर दिए गए। केवल पैसे के चक्कर में? हाँ हाँ। अगर आप मुझसे पूछेंगे, अभी जैसे प्रधान जी ने कहा कि करप्शन की वजह से ये रह गए, तो यही तो मुद्दा है देश का कि करप्शन होता क्यों है, करप्शन शुरू कहाँ से होता है। तो देखिए, भारत में आज भी बेरोजगारी नहीं है, भारत में आज भी कौशल की कमी नहीं, प्रतिभा की कमी नहीं है। कमी है तो शायद पैसे की। हाँ, हम पैसे नहीं दे पा रहे या हमारी पहुंच नहीं है बड़े बाबुओं तक, तो करप्शन यहीं से शुरू होता है। करप्शन सिर्फ देश नहीं खा रहा, करप्शन विकास खा रहा है, करप्शन सब कुछ खा रहा है, करप्शन जड़ें खोखली कर रहा है भारत की। ये करप्शन बहुत बुरी चीज़ है। तो प्रधान जी, करप्शन जैसे आप रह गए 3 लाख में, आप बता रहे हैं आपकी बात बंद हुई। पिताजी पिताजी किसी रिश्तेदार के द्वारा बात कराई, अच्छा। तो कहा 3 लाख रुपए में आप व्यवस्था करिए तो करा देते। तो उन लोगों ने हमको बताया, उस समय हमको 3 लाख बहुत बड़ी रकम लगी, थी भी उस समय। ये सन कौन सा रहा होगा तकरीबन? अब सन मुलायम मान सिंह लीजिए जी उस समय- नेताजी 12 में। नहीं, नेताजी 12 में नहीं थे। 2002 के बाद नेताजी 12 में वो अखिलेश जी थे, वहाँ से साथ 12 के पहले थे नेताजी। तो जब 2 से पिता 7 के बीच में, पाँच हाँ, से ऐसे कोई 2002 से 2007 के बीच में। तो जब पिताजी ने बताया हमको कि 3 लाख में हो जाएगा, तो हमने पूछा कि पैसा कहाँ से मिलेगा। अरे कहाँ, वो कहीं न कहीं से होगा। जैसे प्रधान जी, जैसे आपने बताया कि 3 लाख रुपए में आपकी बात डन हो गई, आपके पिताजी की, कि आपका हो जाएगा सिलेक्शन। ये दौर था उस समय 2002 से 2005 में मुलायम जी की सरकार थी, धरती पुत्र कहे जाते थे वो। और धरती पुत्र का मतलब था कि उनको जड़ें पता थी इस प्रदेश की, तो शायद इसीलिए उनकी इतनी वैल्यू भी थी केंद्र में। तो उस दौर में भी ऐसा करप्शन और होना, इसको आप डिफेंड करते हैं आज के समय में, या इसको आप अभी भी नेगोशिएट करना चाहेंगे कि नहीं ये गलत है? देखिए, करप्शन तो कहीं भी सही चीज़ नहीं है, चाहे जहाँ हो, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, कहीं भी हो। कभी कभी ऐसा होता है करप्शन ऊपर का जो आदमी होता है उसको जानकारी तक नहीं होती, नीचे के लोग करप्शन बढ़ा देते हैं। और जानकारी भी तो होती है, तो ये होता है कि चलो अपना है कर लिया, चलो उसको छोड़ो। ये नहीं, सब मुद्दा तो वही है ना कि करप्शन वो ऊपर वाली सीढ़ी पे है कि नीचे वाली सीढ़ी पे है। क्योंकि देखिए, करप्शन तो है, ये आप भी मानते हैं कि उस दौर में भी था, आज भी है। और शायद आप मेरे सामने आज बैठे हैं, आप प्रधान रह चुके, आपका भी बहुत लंबा संघर्ष अभी जिसमें बात करेंगे। लेकिन शायद अगर वो 3 लाख रुपए ना मांगे गए होते तो शायद आप आज यहाँ ना होते। हाँ, ये भी सही है। देखिए, 3 लाख मांगे गए, तो हमने पिताजी से कहा ऐसा करिए कि आप 3 लाख अगर देने की जिद में हैं, तो मैं नौकरी नहीं करूँगा 3 लाख देके, आप मुझको 3 लाख दे दीजिए, मैं उससे व्यवसाय कर लूँगा। लेकिन ये कहने का जिगर भी सिर्फ आप ही में हो सकता है कि इसके पहले जितने आपने व्यापार किए थे सब ठप ही पड़े हैं आपके, और फिर भी आप पिताजी से 3 लाख रुपए व्यापार के लिए ही मांग रहे हैं। हमने कहा वो हम नौकरी 3 लाख दे के नहीं करेंगे, अगर मिलेगी तो बिना पैसे के करेंगे, पैसा दे के नहीं करेंगे। तो हमने वहाँ मना किया। फिर हमारे एक जो रिलेटिव थे उन्होंने बात की आर्मी में, तो वहाँ 30,000 रुपये में बात हो गई कि 30,000 में हो जाएगा। बाबू साहब, इसको जरा ध्यान से सुनिए कि ये परतें खोल रहे हैं आज हमारे प्रधान जी, ये परतें खुल रही हैं। 30 लाख में आप दरोगा बन रहे थे, 30,000 में आप एक आर्मी में सिपाही बन रहे थे। क्या क्या तमाशा देखा इस देश ने। ये सुनकर आज मैं प्रधान जी चौंक रहा हूँ, और शायद मेरी पूरी टीम इस चीज़ के लिए एकदम स्तब्ध है कि इतना बुरा दौर भारत देश ने देखा है, और शायद इसीलिए आज ये इतना देश है। और ये भी हो सकता है कि नहीं, जो पैसे लिए गए या मांगे जाए या जिससे भी मांगे गए, तो मेरा मानना ये भी कि शायद ऊपर वाला अधिकारी वाला जो होता है, शायद उसको ना जानकारी, नीचे वाले ही केवल प्रधान जी बात ये नहीं है। देखिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री बहुत अच्छा है, हमारे देश के जितने बड़े लोग हैं सब बहुत अच्छे हैं, मैं मानता हूँ कि वो इतनी, देखिए आप संघर्ष करके आए हैं, आप इस कुर्सी पर बैठे हैं, जो आप में अनुभव है वो किसी नए व्यक्ति में नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको जो समझ इस गणित की है, इस राजनीति की गणित की, वो किसी और को नहीं हो सकती। लेकिन आप नहीं कर रहे करप्शन, लेकिन आपका नाम लेकर अगर कोई कर रहा है तो वो भी तो नाम आपका ही है ना।
करप्शन आपका ही है, वो उस व्यक्ति का करप्शन नहीं है। अगर आपका नाम ले करके कोई किसी गांव के आपके व्यक्ति से कहे कि तुम्हें मैं एक कॉलोनी दिलवा दूंगा, मुझे 10,000 रुपए दो, तो ये करप्शन आप ही कर रहे हैं, वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि नाम तो आपको इस्तेमाल किया जा रहा है ना। 100%। तो उसी तरह ये देश में जो करप्शन की बात हो रही है, जो 30,000 रुपए या 3 लाख रुपए की जो बात है, ये करप्शन मैं नहीं कहता कि किसी नेता का है, किसी व्यक्ति विशेष का है। हो सकता है ये नीचे बैठे वाला व्यक्ति कह रहा हो इतना पैसा दो तो बात ऊपर तक पहुंचा दूंगा, इस बात का भी करप्शन हो सकता है, लेकिन करप्शन उसी का है। क्योंकि अगर आपका नाम इतना ऊपर तक पहुंचा है, कहते हैं चोटियों पे पहुंचना आसान है, उसको संभाल के रखना मुश्किल है। आप ऊपर बन गए हैं, पहुंच गए हैं, तो उसको आप उसकी डिग्निटी आपको संभालनी होगी कि आपका नाम कोई ख़राब तरीके से इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन मसला ये भी है ना प्रधान जी कि आप जैसे चुनाव आपने हुआ, आपने छोड़ा इन सब चीज़ों को, आपने मर्चेंट नेवी छोड़ा, आपने आर्मी छोड़ दी क्योंकि पैसे का ही मसला रहा। तो ये हर किसी में नहीं होता, हर व्यक्ति शायद इस तरह का नहीं है, क्योंकि आज की जो सामाजिक स्थिति है आपसे ज़्यादा अच्छे से शायद मैं भी नहीं जान पाऊँगा, क्योंकि आप इस 300-3500 4,000 वोटर के गांव में आप बैठे हुए हैं, आप हर एक व्यक्ति को जानते हैं, हर एक व्यक्ति की समझ रखते हैं, कैसी मानसिकता है, कैसी उसकी आर्थिक स्थिति है। आप कह पाएंगे कि आज के समय पे हर व्यक्ति इन चीज़ों को अवॉइड करेगा, पैसा ना देना और संघर्ष का रास्ता चुनना? हाँ, उस समय ये भी कहिए आज के दौर पे, या उस समय हमारे दौर पे कहिए कि लड़कपना रहा कि हम लोग कहें, एक जिद थी कि नहीं अब हम पैसा नहीं देंगे, बिना पैसे के काम करेंगे। कहीं दोष अगर ऊपर वालों का है, ऊपर कर्मचारी, ऊपर अधिकारी, ऊपर नेता या किसी का, तो कहीं ना कहीं पब्लिक का भी दोष है, हमारा भी दोष है। हम एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं। जैसे पहले जुलाई का समय एडमिशन होता था बच्चों का, तो उस समय वजीफ़ा वगैरह के लिए आय प्रमाण पत्र मांगे जाते थे, आज भी मांगे जाते हैं, तो आज भी कहीं ना कहीं मांगे जाते हैं। तो अब जैसे एडमिशन का टाइम आया तो ये पहले से बनवा लेना चाहिए हर गार्जियन को कि ये हर साल लगता है हमारे बच्चे के लिए, आय प्रमाण पत्र, निवास, जाति सब मांगा जाता है। तो शायद उस समय गार्जियन भी नहीं ध्यान देते, आम आदमी भी नहीं ध्यान देता। वो ध्यान कब देता है? जब 1 या 2 दिन रह जाता है कि कल लास्ट डेट है या परसों लास्ट डेट है, नहीं लेके आओगे तुम्हारा फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो अब वो गार्जियन क्या करेगा? जाएगा तहसील, लेखपाल को ढूंढेगा। अब तो ऑनलाइन है, उस समय तो ऑफलाइन था कि लेखपाल साहब ऐसा करो कि हम आय प्रमाण पत्र आज ही बना दो और इतने 1000 का बना दो। शायद वो पात्र भी नहीं है, मगर वो कहता है कि जैसे आज के दौर है, हम भी दोषी हैं और आम आदमी दोष यहीं से शुरू होता है। ऊपर तो कहीं ना कहीं अगर जैसे घर का मालिक है ढील देगा तो करप्शन बढ़ेगा, तो वैसे ही नीचे से भी शुरुआत होता है। हम अगर किसी को पैसा देने के लिए नहीं उकसाएंगे तो उसकी हिम्मत भी नहीं पड़ेगी कि वो ले ले। अब उस समय कहता है कि लेखपाल साहब आज हम कल बनवा दे दो, तो लेखपाल क्या कहता है कि आज नहीं बन पाएगा साहब, बना के नियम में नहीं है, एक दिन में कैसे बना के दे देगा? दे सकता था, दे देते हैं। अब तो मतलब ऑनलाइन हो गया तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उसमें तो ऑफलाइन था, लगभग बना के तुरंत दे देना है। तो अब गिड़गिड़ाने लगा गार्जियन, जो आम आदमी गिड़गिड़ाने लगा कि नहीं साहब हमारा लड़का का फार्म छूट जाए, फार्म न भर पाई या बाद। तो धीरे से कहता है साहब चाहे कुछ ले लो, कहता है, हर आदमी जानता है आज चाहिए। यही आप 4 महीना पहले ले बनवा लीजिए, जब गर्मियों को छुट्टी होती है, जून मई, उस समय छुट्टियां हो जाती है, उस समय आप बनवा लीजिए, आराम से बन जाता है, बिना पैसे के बन जाता है। नहीं ध्यान देता आदमी। अब जब पैसा आप बार बार कह रहे हो कि नहीं साहब 100 में नहीं 200 ले लो, तो पैसा तो किसी को नहीं काट रहा है, पैसा तो सबको अच्छा लगता है। अब आप जब जिद कर रहे हो कि नहीं पैसा, तो कहेगा अच्छा 200 ले 500 ले, कहा ठीक है साहब ले लो, अगर आ जाए तो लिया आपने, बना के दे दिया। दोष दोनों का तो बिल्कुल दोष होता है 100%। कहीं का भी करप्शन हो आप मत दीजिए। अगर आप उस लायक हैं तो आपको बनेगा, जो आप पाना चाहते हैं वो मिलेगा। करप्शन नीचे से ऊपर तक हर जगह है। अच्छा, अब बड़ा हर जगह बड़ा मतलब टाइट भी किया जाता है हर तरह। आप कहीं भी चले जाओ, बिना पैसे कहीं कुछ होता ही नहीं। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इसी बात पे मैं वापस आऊँगा कि जैसे आपकी नौकरी थी,
2 बार आपकी नौकरी छूटी पैसे को लेकर के। तो मान लीजिए आपने पैसा नहीं दिया, आप इस जिद पे अड़े हैं कि नहीं पैसे देके हम नौकरी नहीं करेंगे, तो आपको नौकरी मिली भी तो नहीं। मेरी एक बात समझिए, मैं सिर्फ वो पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर कोई व्यक्ति ये रास्ता चुन ले कि नहीं मैं पैसे नहीं दूंगा, मुझे ईमानदारी से काम करवाना है, और वो ये देख रहा है कि बाकी लोगों का काम हो रहा है पैसे देकर के, तो क्या उस पर ये दबाव नहीं बनता है कि नहीं मुझे भी पैसा देना चाहिए? ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बिना पैसे के काम होता ही नहीं है। बहुत से उदाहरण हैं, हम खुद उदाहरण हैं, हमारा भी मतलब हमको भी सफलता मिली, ऐसा नहीं बिना पैसे के मिली सफलता। हमारी हुई ज्वाइनिंग एयरफोर्स में हुई है। तो बहुत से लोग हैं कि नहीं पैसा देना चाहते हैं, उनके अंदर योग्यता है तो सफलता उनको मिलती है, काम होते हैं उनके बिना पैसे भी होते हैं। अगर वो उस लायक है, उसके अंदर योग्यता है, क्वालिटी है, तो उसको सफलता मिलती है। ऐसा नहीं सफलता पैसे की मोहताज नहीं है। ना 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 कतई नहीं। अगर आप लगे रहेंगे अपनी मेहनत पे, टेक की सफलता मिलेगी जरूर। अच्छा, आपका एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ था, आपने ट्रेनिंग भी की वहाँ पे, तकरीबन 11 महीने की 11 महीने की। तो थोड़ा सा बताइए ट्रेनिंग में क्या क्या, मतलब क्या क्या महसूस किया आपने उस ट्रेनिंग के दौर में, क्या क्या कुछ ऐसा सिखाया गया जो आपको आज भी याद हो? नहीं ट्रेनिंग में ये हमको कहा, किसी अधिकारी ने डांट वाट दिया एकदम कायदे से, कुछ अगर याद हो उस दौर? अब बचपन से देखिए संघर्ष झेलते रहे हैं और कुछ करने की इच्छा थी, तब उसमें ये होता था कि अगर डांट मिल जाए या मेहनत करनी पड़ जाए, ज़्यादा करनी पड़ जाए, तो उसमें ये था कि हौसला इतना बुलंद रहता था, मनोबल इतना मजबूत रहता था कि ठीक है डांट दिया, कुछ करना है हमको, उलझना नहीं है। तो वो भी इतनी पॉजिटिवनेस थी आप में, इतना आप सकारात्मक थे, फिर 11 महीने बाद नौकरी आपने छोड़ दी। छोड़ने की भी कुछ मजबूरियाँ बनी ना। उसी समय हमारी कुछ मतलब शादी का कुछ प्लान हुआ, तो जब शादी हो गई तो मजबूरी बनी कि अब घर देखें, माँ बाप देखें, बहनें देखें। 2 बहनें थी, उनकी शादी नहीं हुई थी, वो जिम्मेदारियाँ थी। भाई नौकरी तो यही सोच के किया था कि घर की जिम्मेदारी उठाएं, मगर कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि शादी भी उसी समय हो गई। तो अब डबल जिम्मेदारियाँ हो गई, घर की, बहनों की और पत्नी की भी। पत्नी उस समय जब शादी हुई तो उस समय जॉब नहीं करती थी, शादी के कुछ महीने बाद उनकी भी जॉब लग गई, तो अब डबल दौर शुरू हो गया। वहाँ उनकी पोस्टिंग गोंडा मिली। अब गोंडा देखना है, फतेहपुर देखना है, फिर अपना देखना है। हमारी ट्रेनिंग बीदर में हुई थी। तो नहीं, शादी आपकी जो पत्नी है उनकी नौकरी शादी के समय पर थी, मतलब नहीं शादी के बाद, शादी की जैसे आई होंगी नौकरी उनकी? नहीं शादी जब हुई उस समय वो अपना बीएड वगैरह जो वो होता है, वो प्रशिक्षण वगैरह कंप्लीट कर चुकी थी। वैकेंसी शायद निकलने वाली थी कि निकल चुकी थी, फिर उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला था। हाँ, तो शादी के बाद कुछ महीने बाद फिर जो आदेश आ गया तो इनको ज्वाइनिंग लेटर मिला। अच्छा, मान लीजिए उनके पिताजी या उनके जो घर वाले रहे होंगे, उन्होंने आपका रिश्ता तो यही देख के किया होगा, लड़का एयरफोर्स में चला गया है, घर ठीक ठाक है? नहीं, उस शादी भी हमारी ऐसी नहीं हुई थी। अच्छा, शादी हमारी हम दोनों की इच्छा के घर वालों के विरुद्ध हुई थी। अच्छा, लव मैरिज किया आपने? तो क्या ये प्रेम प्रसंग, ये फिर आपने छोड़ा, गलती की है आपने हमारे? ये प्रेम प्रसंग शुरू कहाँ से किया आपने? कोचिंग वाले दौर से? छोड़ा कहाँ, नहीं बता ही तो रहे। तो ये भाई जब वो शादी का दौर आया तब बताया, जब आपने कहा नहीं, शादी माँ बाप की इच्छा से हुई तो हमने करना। नहीं, हाँ, नहीं, हम कह रहे हैं प्रेम प्रसंग शुरू कहाँ से हुआ था? अब वो तो शुरू कहीं ना कहीं से हो ही जाता है। नहीं, दौर अब उसको शुरू होने को कोई समय तो ट्यूशन वाला दौर नहीं। अब तो शादी हो गई, आपके बच्चे हैं, अब तो कोई समस्या नहीं है कि मान लीजिए उनके भाई आपको कॉल करके डराने लगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। शुरू का दौर कहाँ से ये शुरुआत हुई कहानी की? ट्यूशन वाला दौर था या वो कोचिंग वाला उसी समय से, या कुछ और बाद में जब आपकी मुलाकात हुई हो फर्स्ट साइट? अरे जब ऐसा हुआ तो हमको मालूम ही नहीं था, हमको तो बहुत दिनों बाद मालूम चला। अच्छा, उनको प्रेम पहले हुआ था आपसे? अगर आप आज मेरे मेहमान को देखकर ये सोच रहे हो शुरू से कि बड़े ही गंभीर, शांत और मैच्योर इंसान हैं और ज़्यादा धूम धड़ाका या तड़क भड़क वाली चीज़ों में नहीं रहते हैं, तो ज़रा फिर से सोचिए, वापस लौटिए, रिवाइंड करिए। प्रधान जी ने बड़े शातिर तरीके से बचाया है अपने आप को। लव मैरिज किए बैठे हैं और
प्रेम भी इन्होंने किया है, तो प्रेम में कह रहे हैं अब खुद अभी भी बचा रहे हैं। मैं ये मानने को कतई तैयार नहीं हूँ कि प्रधान जी को पता नहीं था कि प्रेम कब हुआ है। प्रधान जी ने अपने आप को बचाया, प्रेम उनकी तरफ से रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। प्रधान जी ने जब देखा होगा, सुना होगा, उसके बाद प्रधान जी लव लेटर कहाँ से मिला था उनको? कोई प्रेम पत्र तो मिला था कि नहीं? अब बता रहे हैं ना कि हमको जानकारी बहुत दिनों बाद मिली, और जब बाद मिली तो फिर उस समय हमको मतलब ये लगा कि ये गलत बात है, क्योंकि अब इतने भी हम खुले उस समय माहौल नहीं था हमारे घर का, बहुत चूँकि निम्न स्तर में थे हम लोग। थोड़ा सा रोकूंगा और थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। आप हमें बस गांव से जानने दीजिएगा। मैं थोड़ा सा इस मुद्दे पे 2-4 कुछ सवाल और आपसे करूँगा, नाराज़ मत होइएगा। अरे नहीं। बस ये पूछना है कि प्रेम हो गया, क्योंकि आज की, इसलिए मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आज की जनरेशन में लगभग हर किसी को प्रेम होता है, और ये दौर आज का नहीं है। देखिए आज की जमाने से नहीं है, जमाने से होता है। ये भी एक बड़ा बढ़िया जवाब है कि प्रेम का कोई जमाना नहीं होता। जब से है तब से शुरू ही है, खत्म कभी नहीं हुआ है, शुरुआत चल रहा है। प्रेम हुआ आपने, मैं आपसे निकाल के रहूंगा कि वो दौर कौन सा था जब आप दोनों के बीच में शुरुआत हुई, और शायद ये ऑन एयर होगा तो मैम भी देखेंगी, और वो मैं प्लीज़ कमेंट करिएगा मैम जब आप देखिएगा, वो दौर कौन सा था। इट मीन्स कि किस स्तर पे थे, क्योंकि आप संघर्षशील व्यक्ति हैं, आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कभी ट्यूशन, कभी कोचिंग, कभी स्कूल। ये संघर्ष का एक दूसरा दौर भी था, ये भी एक संघर्ष के टाइम था, इसमें भी संघर्ष प्रेम वाला भी इसमें भी संघर्ष था। अच्छा, इसमें भी संघर्ष था, क्योंकि हम चाहते नहीं थे ऐसा, क्योंकि न उनके घर का कोई चाहता था। रिलेटिव तो नहीं थी वहाँ पे? रिलेटिव थे। अच्छा। वहाँ भी दबाव था, यहाँ भी दबाव था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम भी चाहते थे कि नहीं होना चाहिए, हम भी चाहते थे, मगर अब कहीं कहीं परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि मजबूर होना पड़ता है। मजबूर का मतलब अब नहीं करते हैं तो गलत ना हो जाए, करते हैं तो गलत तो है ही है। गलत करते हैं तो माँ बाप की इच्छा के बगैर करना 100% गलत है। अगर नहीं करते हैं तो उधर भी गलत हो रहा है, कहीं कुछ घटना ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए। वादा कर रखा होगा, कुछ भी बात उनके मतलब जैसे मन में रहा होगा, तो अब ये भी डर था, और डर दूसरा सबसे बड़ा डर था कि वो जो पारिवारिक वो होते हैं, माहौल न गड़बड़ हो। अच्छा, एक बार भी दिल में कभी ये फील आया कि यार मैं तो घर का अकेला लड़का हूँ और पूरी फैमिली में अकेला हूँ, यही तो दबाव था। तो अब जो है शादी भी करनी पड़ेगी, तो कहीं ये भी जिद में अगर अड़ जाऊं कि नहीं मैं अपनी मन की शादी करूंगा तो घर वाले तो कर ही देंगे, ऐसा कभी आया दिल में? नहीं, हमारे घर की ऐसी बात नहीं थी कि वो कर ही देंगे, ऐसा नहीं था। वो लास्ट टाइम तक नाराज है। अच्छा, तो प्रधान जी ये इधर कैमरे में देख के अगर आप एक बार कह दें कि जैसे आज की जनरेशन है, मोहब्बत सबको होती है। हाँ। मुझे भी हुई होगी, मेरी टीम में सबको हुई होगी, आपके पीछे बैठे सबको हुई होगी। देखिए, छिपाता सबको ही है, क्योंकि भले ही वो प्रेम जाहिर ना हो पाए बात अलग है, पर दिल में प्रेम सबके होता है। तो आज की जनरेशन को आप एक एडवाइस दे दें इधर कैमरे में देखकर कि अगर उसको प्रेम हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने जिस तरह से हैंडल किया, घर वालों को मनाया, बातें की, दोनों को संभालने की कोशिश की, तो आज की जनरेशन को क्या करना चाहिए? अब आज की जनरेशन को तो यही कहेंगे, अगर हो सके तो माँ बाप के खिलाफ ना करें। आप तो प्रेम विवाह किए बैठे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रयास अगर ऐसा हो जाए कि माँ बाप के खिलाफ ना करें, और अगर आपका दिल कह रहा है कि नहीं ऐसा करना है, तो प्रयास ये करें कि दोनों परिवारों को तालमेल न बिगड़े, कहीं कोई अनहोनी की स्थिति ना आए। तो आप प्रयास करिए कि अपने परिवार को, अगले परिवार को सामंजस्य बनाने का प्रयास करें, और उस हिसाब से हो जाए। ठीक, लव मैरिज जैसे करना गलत है, लव मैरिज करते हैं लोग, तो लव मैरिज में उसी को अरेंज बना लें तो और अच्छा हो जाए। बढ़िया दिया फॉर्मूला भैया, पकड़ के रखिए, लव करिए, अरेंज बना लीजिए, ये फॉर्मूला रोज दोनों परिवार को सामंजस्य बना के अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा है। प्रधान जी, चुनाव का मन आपका बन गया, आप चुनाव की तरफ झुके, लेकिन जब आपने ये सब देखा था पुलिस का, तो उसमें आपके दिमाग में ये भी तो रहा होगा कि शायद कोई अच्छा चुनाव लड़ा जाए, जैसे ग्राम प्रधानी हो गया, लोगों का अच्छा समर्थन मिलता, या फिर वो बड़े चुनाव हो गए विधायकी का ले लीजिए इनका, आपने जिला पंचायत वाला रास्ता क्यों चुन लिया फिर? चुनाव
हम एक्चुअल में बताएं तो सबसे पहले हमने विधानसभा ही लड़ा था। अच्छा, हम्म, विधानसभा 2012 में। कौन सी विधानसभा थी? यही 241 आया था। आशा से। मन तो हमारा पहले से ही था, मगर अब चुनाव, बड़ा चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी धनराशि की जरूरत भी होती है, बड़ा पैसा चाहिए। अब हम अभी उस स्थिति में नहीं है कि विधानसभा का खर्च उठा सके, मगर शुरुआत वहीं से किया था। अच्छा, शुरुआत करने का एक उद्देश्य था विधानसभा चुनाव लड़ने का कि थोड़ा सा चर्चा हो जाए। जिला पंचायत मेन उद्देश्य था लड़ने का, कि मेन चुनाव जिला पंचायत लड़ना है। तो हमने कहा थोड़ा सा 2 4 10 गांव में लोग कुछ जानकारी रखेंगे, जानकारी हो जाएगी हमारे नाम की, या हम कहाँ से रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या है। तो इसी उद्देश्य से लड़ गए थे। हालांकि उस चुनाव में हमको कुछ अपने कुछ पराये लोगों ने आरोप भी लगाया कि इन्होंने, उस समय अयोध्या पाल यहाँ से विधायक हुआ करते थे, और उसी समय आनंद लोधी सपा से लड़े थे। तो आरोप लगा यादव होने के नाते कि आप आनंद लोधी को हराने के लिए अ, उनसे पैसा ले लिया अयोध्यापाल जी से, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं था। इस तरह के पैसे हम नहीं लेते कभी किसी से कि हम फलाने को हराने के लिए पैसा ले लें या उसकी मीटिंग कराने के लिए पैसा ले लें, ऐसा कुछ नहीं था। तो लड़े, फिर उसके बाद मेन उद्देश्य चूंकि जिला पंचायत का था मतलब आप हमारी। बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं थे कि नहीं जीतना ही है, आपको ये था कि चलिए नाम तो हो ही जाएगा। हाँ बस, और हम तो जानते ही थे कि इतने बड़े चुनाव को हम कहाँ फाइट कर पाएंगे, और पहली बार लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं था हमारे अंदर। केवल एक उद्देश्य था, केवल प्रचार माध्यम। लेकिन फिर भी चुनाव बड़ा करीबी रहा, सिर्फ 261 वोटों से हारना, लगभग आप लगभग जीत के नहीं, करीब थे। विधानसभा की बात कर रहे अच्छा, हैं। विधानसभा वाला। हाँ, फिर उसके बाद जब जिला पंचायत का समय आया तो जिला पंचायत हमने तैयारी की, पूरी मेहनत की। हमारे गांव की जनता ने हमारा बहुत अच्छा सहयोग दिया। ये मान के चलिए कि तन मन से पूरा, रातों दिन एक करके पूरी जनता, पूरे गांव की जो है सपोर्ट की हमको। क्षेत्र से भी अच्छा सहयोग मिला, मगर अब कुछ कारण ये बना कि कुछ लोग लग के गांव के एक प्रत्याशी को उतार दिया सामने हमारे। तब उसको, चूंकि अब गांव का था तो कुछ तो वोट मिलना ही था, तो गांव से उसको 271 वोट मिले थे। हालांकि हमारी बिरादरी के लोग भी चाह रहे थे कि ये न लड़े, अन्य बिरादरी भी चाह रहे थे कि न लड़े, चूंकि वो एक व्यापारी थे और हम राजनीति केवल ही करते थे। अच्छा, लोगों को भरोसा था कि ये शायद जिला पंचायत जीत भी जाएंगे, क्योंकि पब्लिक हमारी तरफ ज़्यादा थी, और उनको कोई नहीं चाहता था कि वो चुनाव लड़े। उनको सब कोई मना कर रहा था, मगर वो नहीं माने, जिद में अपना लड़ गए। अपना तो नुकसान किया ही, हमारा भी नुकसान करवा दिया, और पब्लिक को भी तकलीफ हुई, उससे नाराज़गी भी हुई, और हमारे लिए तकलीफ भी लोगों को हुई। तो वही थोड़े से वोटों से हार गए जिस हम। चुनाव में लगभग लगभग जीत तय थी वो आप हार हाँ, गए। तय थी, तय थी, वो आप हार गए। 100% तय थी। अच्छा, दूसरा एक और कारण हो गया हारने का। हमारी ग्राम सभा के 4 वार्ड पश्चिम साइड के, वो असोथर में लग गए थे, जिसमें कि 1000 वोटर था। अगर 1000 वोटर है तो हम तो हमें मानना है कि कम से कम 300 400 वोट तो हमको मिलता ही। तो वो भी एक मेन कारण हो गया। अच्छा, क्या यही हार जो है प्रधानी की तरफ आपको मोड़ गई? नहीं, हमें नहीं मोड़ी है, हमारी जनता का मन बनाया। जनता ने सोचा कि अब ये चुनाव अच्छा, हार इस गए हैं। चुनाव में भी आपने, विधानसभा में आपके पास बजट नहीं था, हाँ, हाँ, जिला पंचायत में भी आपने ज़्यादा खर्च किया नहीं। हमने नहीं किया, ज़्या- मगर अब चूंकि ऐसा चुनाव है, न पब्लिक ने वो तो खर्च कराया न ट्रांसपोर्ट। हमने खर्च किया, मगर खर्च करना मजबूरी थी। चूंकि गाड़ी, साधन, और पब्लिक जा रही है तो कुछ तो भोजन कभी होता था, कभी नहीं भी होता था, मगर कभी हमारी जनता हमको शिकायत नहीं करी कि हम आज खाना नहीं खाए हैं, भूखे हैं, क्या है। सुबह निकलते थे 11 बजे 10 बजे, जब भी निकलते थे, रात को कहो 10 बज जाए, आते आते कहो 11 बज जाए, मगर पब्लिक के अंदर चेहरे में कभी मायूसी नहीं दिखी हमको कि वो हमारे लिए प्रचार करके आए हैं, थके हैं, या हमसे डिमांड करें कि नहीं हमारा दारू पियेंगे या मीट खाएंगे या कोई चीज़। कतई नहीं। घर से खा के जाएं कहो, और घर में ही खाएं, और कहो ना भी खा पाए, वहाँ रास्ते में खाना मिले ना मिले, वो घर में ही आग खाते थे। मतलब वो दौर था कि जहाँ नेता ने नहीं, जनता ने नेता चुन लिया था। हाँ, और हमको वो दौर याद है कि वो एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे हम।
और वैसे भी इस गांव का कर्ज है हमारे ऊपर। कर्ज है कि जन्मभूमि के कर्ज कोई नहीं उतार सकता, और जन्मभूमि के बाद पब्लिक का कर्जा कोई नहीं उतार सकता, क्योंकि जो ओहदा जनता ने दिया वो शायद किसी को नहीं दिया। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ा-सा अलग सा सवाल है हुँ। कि विधानसभा आप हार गए, हुँ। जिला पंचायत भी आप रहते-रहते हार गए, हुँ। हार गए। तो उसके वजह से आपकी पत्नी हमेशा आपके साथ रहीं हुँ। हर एक दौर में। हर एक कभी दौर में। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये इस समय तक लगभग माता-पिता जी भी इस अवस्था में रहे होंगे कि उनका ज़्यादा मतलब खत्म हो गया होगा। वो माता ज़्यादा रुचि रखना छोड़ दिया होगा उन्होंने। नहीं, माताजी तो थी, मगर पिताजी 2012 में ही खत्म हो चुके थे। अच्छा, माताजी ही थी बस। माताजी थी। हाँ, हाँ। तो माताजी ने तो कुछ कहना सुनना लगभग-लगभग कम कर दिया हाँ, होगा। कम का मतलब ये है कि अब माता देखो उस अवस्था में आ गई थी कि अब उनको ये था कि अब ज़्यादा क्या है, मगर हाँ, चूँकि लड़का किसी का भी हो अगर कुछ कर रहा है तो उसी के साथ मन रहता है, मगर उसके पीछे एक डर भी रहता है कि कहीं ज़्यादा पैसा ना बर्बाद कर दे। पता नहीं जीत मिले कि ना मिले, हार मिलेगी, चूँकि अब ऐसी फैमिली थी हमारी, कोई राजनीतिक विरासत नहीं थी हमारे पास, ना कोई हमारा बैकग्राउंड राजनीति से था, ना आर्थिक स्थिति ऐसी थी, तो उनके लिए तो एक नया ही था। तो वो हमेशा मना करते थे। हमारी जो नानी थी जब हम प्रधान बने थे तो वो भी मना करती थी कि चुनाव नहीं लड़ना, मगर अब मन था हमारा, जनता का भी हमको अच्छा सहयोग मिला तो लड़े। अच्छा, उस समय एक और बड़ा मतलब ये वाकया फ़ेमस है, बड़ा हुँ, प्रसिद्ध है हुँ। कि आपका प्रधानी में ₹1 खर्च नहीं हुआ। बिल्कुल सत्य है, ₹1 आपका खर्च नहीं हुआ बिल्कुल सत्य है। और उसमें जिला शायद जो पंचायत पर्चे-वर्चे थे वो भी गाँव वालों ने ही छपवा दिए नहीं, थे आपके। जनता ने जिला पंचायत में भी नहीं खर्च कराया। अब खर्च हमको इसलिए करना पड़ा, अपनी चूँकि वो हमारी इच्छा थी, चुनाव लड़ना हमको, पब्लिक का सहयोग मिला। अब पब्लिक को हम प्रचार के लिए ले जाएँगे तो काहे में ले जाएँगे? पूरा इतना बड़ा क्षेत्र है, 50 गाँव लगते थे जिला पंचायत वार्ड में, तो पैदल तो ले नहीं जा सकते, संभव नहीं था। तो उसके लिए तो साधन करना ही पड़ेगा। अब जो हो सकता था टूटा-फूटा खाना बना कभी, कभी नहीं बना। अब चूँकि यहाँ गाँव तो हमारा है, मगर घर पहले तो ये बना था कच्चा, मगर अब कोई रहता नहीं था, केवल नानी रहती तो कौन खाना बनाए? तो कभी-कभी बनता था यही, जो साथ में भी जो समोसा लेके आए हैं, यही 2-3 लड़के अपने मन से सुबह आ जाते थे। जो मिला बन गया, नहीं मिला कोई बात नहीं। कोई पैसा नहीं लेना, ना कुछ लेना, इस तरह से। सहयोग बना रहा पूरा। और चुनाव में भी जितने दिन चुनाव चला, कभी अपने लिए खाना नहीं बना, कभी इनके घर खा लिए, कभी इनके घर खा लिया, इस तरह से। और आज भी वही हाल है। अच्छा, प्रधानी के चुनाव आते-आते हाँ, लगभग घर आपका यहाँ नहीं था। ना, उस दौर तक घर खत्म हो चुका था। तो हाँ, गाँव में प्रधानी के टाइम पे कोई ये सवाल नहीं उठा होगा, मेरा मानना है कि शायद ये तो गाँव के नहीं हैं, इनको जिताएँगे तो क्या फ़ायदा? हाँ, उठा बहुत लोग, जो थोड़े तो 2-4 लोग विपक्षी थे, 2 ज़्यादा नहीं थे, मगर 2-4 तो कहते ही थे कि यार ये तो गाँव में रहेगा नहीं। चूँकि घर कहाँ इसका है, कैसे प्रधानी करेगा, कैसे तुम्हारी मदद करेगा, कोई दिक्कत परेशानी आ जाएगी, कौन सुनेगा, ये तो फतेहपुर चला जाएगा। पहली बार लोगों की मंशा यही थी, चूँकि अब लड़कना था, अब हमको जाँचे-परखे नहीं थे, तो क्या जाने वो, उनको तो लगा कि यार जीतने का फतेहपुर में रहेगा, हमारी समस्या कैसे हल होंगी, बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है। कौन सुनेगा? तो अब लोगों के अंदर ये था ऐसा, लोग कहते भी थे, मगर ऐसा हमने उसको महसूस होने नहीं दिया, प्रयास किया जनता के साथ कि ऐसा ना महसूस हो कभी। आपने अपनी प्रधानी बड़ी रंगरेज़ चलाई है, जो हुँ, हमने सुना है, हमारी टीम ने जितना निकाला ढूँढ के, हुँ, कि आपका दौर एकदम रंगरेज़ टाइप का रहा कि लोगों ने कहा बिजली का बिल नहीं भरेंगे, तो आपने कहा ना भरो। हुँ, लोगों ने कहा हम ये काम नहीं हम पैसा नहीं देंगे, आपने कहा ना दो। हुँ। लोगों ने किसी अधिकारी की शिकायत कर दी, आपने अधिकारी को पकड़ के कूट दिया। तो इतनी रंगरेज़ प्रधानी कैसे चला ली आपने? अरे अब रंगरेज़ उसको ये ना कहिए कि नहीं, लोग सुने तो कहें कि यार वो तो अपने मुँह अपनी बखान कर रहा है नहीं, कि नहीं, ये अपनी गुंडई दबंगई बता रहा है। ये गुंडाई नहीं प्रधान हाँ, जी। देखिए, आपने शुरुआत में एक चीज़ मेंशन करी थी हाँ। कि पुलिस के दबाव को आपने देखा है हुँ, हुँ। और दबाव के उसको छोड़ कर के हम ये कह सकते हैं अनाधिकार कि हुँ, जिस हुँ, क्षेत्र में उनको नहीं इत्तेफ़ाक रखना चाहिए, वहाँ उन्होंने प्रयास किया। हुँ, हुँ, आपको परेशान किया, पिताजी को किया, आपने देखा एक दौर। हुँ, 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 तो हुँ। शायद आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति बचपन से थे। जी, तो जी। अपने प्रधानी के दौर में जो मैं कह रहा हूँ कि आप गरीबों के मसीहा थे, आप गाँव वालों के मसीहा थे। हुँ, तो वहाँ पे आपने शायद जनता का हित ज़्यादा सोचा, प्रशासन का कम। तो इसलिए आपकी दबंगई नहीं होती है। ये हुँ। आपका वो दौर है कि जहाँ आप जनता को सबसे ऊपर रख रहे हैं। आपको लग रहा है कि मेरी जनता को एक भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बशर्ते उसके लिए मुझे क्या करना पड़ जाए। जी। तो आपका मैं सिर्फ़ ये पूछना चाह रहा था कि वो बाबू साहब से क्या हो गया था मसला कि आपने उनको मतलब अब दौर तो ऐसा प्रधानी का था, चूँकि लड़कपना था हमारा,
नई उम्र थी, नया खून था। और आज भी है, मतलब ये है कि पब्लिक परेशान ना हो, वो आज भी वही जुनून है कि पब्लिक को पुलिस परेशान करे, लेखपाल परेशान करे, जेई परेशान करे, या सेक्रेटरी परेशान करे, या कोई कर्मचारी परेशान करे, तो वो हमको बर्दाश्त कम होता है। ठीक है, आपको चाहिए कुछ खाना पीना है तो आप हमको बुलाइए, हम खिलाएंगे पिलाएंगे, स्वागत करेंगे आपका, हर एक कर्मचारी करेंगे, और जनता भी करती है जो उसके टूटा फूटा बन पड़ता है। अब ये थोड़ा सा कम पसंद है कि कोई सिपाही आ जाए, नरगल किसी को उठा ले जाए, मारने लगे, उससे कह दे इतने दो नहीं छोड़ेंगे, नहीं चालान कर देंगे, या लेखपाल कह दे कि इतने पैसा दो तभी बनाएंगे, नहीं इतना ही बनाएंगे। तो वैसे ही जेई एक दौर आया, जब प्रधान हम रहे तो 11,000 लाइन के लिए लाइन खींच रहे थे, मगर जब चुनाव हो रहा था तो उस समय हमने पूछा था, एक एनसीसी कंपनी आई थी, हमने पूछा ये लाइन किस उद्देश्य से गाड़ी आ रही मेन रोड में जब आप आए हैं, तो कहें ये घरेलू लाइन के लिए कर रहे हैं। हमने कहा पक्का घरेलू लाइन है, तो कहे हैं। फिर जब हम प्रधान बन गए तो फिर लाइन लाइन कंप्लीट कर लिए लोग। हम एक दिन बाहर थे, लखनऊ जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, तो वहां से पता चला कि ये 11,000 लाइन ले जा रहे हैं गांव के बीच से। वो नियम विरुद्ध है, नियम में नहीं। जी, गाँव के आप किसी भी रिहायशी इलाके के अंदर से नहीं ले जा सकते। 11,000 नहीं ले जा सकते, बिल्कुल, बाहर से ले जा सकते हैं। बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं कि ये कनेक्शन जोड़ रहे हैं। किसी यही गांव के ही व्यक्ति ने बताया कि प्रधान जी वो तो जोड़ने जा रहे हैं, तो हमने कहा सब लोग वहीं पहुंच जाओ, और अगर जोड़े तो जोड़ने मत देना, कोई दिक्कत हो हम बताना। तो वहाँ जेई वगैरह थे, और फिर पुलिस को भी बुला लिया गया। पुलिस ने भी हमको फ़ोन से कहा कि नहीं प्रधान जी आप गलत करा रहे हैं। हम कहा गलत नहीं है, लाइन गांव से नहीं जाएगी, जुड़ना नहीं चाहिए, नहीं फिर आप दोषी हमको बनाएंगे। तो हमने वहाँ से कहा, नहीं माने वो लोग, जिद में थे कि जोड़ेंगे ही। अब चूंकि ठेकेदार का दबाव, जेई का दबाव, एसडीओ वगैरह का, तो हम फिर आए तो नहीं, मगर उन लोगों को से रुकवा दिया। फिर प्रधान भी था अगले गांव का, वहाँ लाइन चुकी नहीं थी, वहाँ भी जानी थी। तो हमने कहा अच्छा उस प्रधान को बैठा लो, इन लोगों से कहा बैठा लो। फिर हम आए, पहुँचे, रुकवाया, लाइन सब रुक गई, ख़त्म। और उसके बाद जेई एसडीओ और ठेकेदार ने गुमराह किया डीएम साहब को, कप्तान साहब को, कि वो प्रधान जो है रंगबाजी कर रहा है और दबंगई करके कह रहा है मुझको 50,000 रुपये चाहिए, तब गांव से लाइन जाएगी, नहीं नहीं जाएगी। इसी बेस पर वहाँ मुकदमा हो गया मेरे नाम। अच्छा। एसओ कोई यादव जी थे उस समय, तो उन्होंने कहा भाई आ जाओ और यहाँ लिख के दे दो कि नहीं मेरी कोई मतलब नहीं है। अब चूंकि वहाँ से दबाव था कि प्रधान को किसी तरह से बुला के उसके खिलाफ मुकदमा फला फला दायरे में लिखो, उसको जेल भेजो, नहीं तो लाइन नहीं खींच पाएगी। चूंकि वो अधिकारी भी जानते थे नियम के विरुद्ध है। तो अब हमको आभास था कि जाएंगे थाने में तो बिठा के जेल भेज देंगे सीधा। और उस दिन हमारी मीटिंग लगी थी लखनऊ में प्रधान संगठन की। तो हमने कहा भाई साहब मोबाइल में कहिए तो लिख दूं, बाकी मैं आऊँगा नहीं। कहा नहीं आना पड़ेगा। तो हमने कहा नहीं आना पड़ेगा, कहा फिर आप हमको दोषी बनाओगे, जो करना है करिए, मैं आऊँगा नहीं। चले गए मीटिंग में। वहाँ से वापसी आते समय हमने पता लगवाया, तब तक हमारे नाम वापसी जब आए तो डीएम के यहाँ और कप्तान के यहाँ पता लगवाया, कहीं मुकदमा लिख गया है। ठीक है, तो हमारे उस समय शायद सपा की सरकार थी क्या, हमारे उस समय एक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हुआ करते, तो उनसे हमने कहा ऐसा ऐसा मामला है, तो उन्होंने मदद उस ढंग से नहीं करी, करी ही नहीं, करी क्या उस ढंग से, क्या करी ही नहीं। तो हमको उनके भी प्रति बड़ा कष्ट हुआ। तो फिर हम अपने दिमाग सोचे, फिर हम यहाँ फ़ोन किए गांव में, पब्लिक को तैयार किए, करीब 10-12 गाड़ियों में पब्लिक भर के ले गए डीएम साहब के यहाँ, जिंदाबाद मुर्दाबाद कराए। फिर बिजली विभाग के जो बड़े अधिकारी थे एसी, वहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद कराए। तो उन्होंने पूछा क्या मामला है, बताया गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपकी बात सत्य है तो कल ही हमारी टीम जाएगी और लाइन कैंसिल होगी। दूसरे दिन टीम आई, लाइन चेक की गई, गलत पाई गई, पूरी निरस्त हो गई। आज भी वो खंभे खड़े हैं, लाइन जो है वैसे ही नहीं पड़ी पड़ी। है, ख़त्म हो गया मामला। फिर हम हफ्ते 10 दिन बाद गए कप्तान साहब के यहाँ, हमारे ज़िले का संगठन गया, 3-4-5 लोगों का, बैठे कप्तान साहब के पास, बताया गया मामला। तो पहले तो नहीं बताया हमारे जो जिला अध्यक्ष थे कि ये फलाने हैं, कहें फलाने का मामला है, कहें ये, तो कहें
आप ही सुल्तान हैं। हम कहे जी हम ही सुल्तान हैं। कहा बहुत तो तंग किया आपने। हमने कहा हमने तो नहीं तंग किया सर। कहा क्यों? हमने कहा तंग तो आपके कर्मचारी ने गुमराह किया आपको। कहा हाँ ये मैं जानता हूँ, मुझको पता था कि ये मतलब गलत बात आप है। अपने शब्दों में डिफेंड कर रहे हैं, हाँ पर बेशक वो पुलिस के शब्दों में शायद आप तड़ी पार रहे हैं, आप बचते रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, आप तो उससे बचते रहे। प्रधान जी, अभी आपकी बातों में ज़िक्र हुआ सुल्तान शब्द का, जी। और जब हम गाँव में आ रहे थे तब भी हमें एक व्यक्ति ने जब हमने पूछा कि हम्म। नरेंद्र जी के घर जाना, तो उसने कहा नरेंद्र सुल्तान। तो जी। हमने कहा शायद, क्योंकि हमें तो पता नहीं था। तो ये हम्म। सुल्तान नाम आपको कहाँ से मिला? किस दौर में मिला था आपको? जब डिग्री कॉलेज में हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय चुनाव हुआ करते थे डिग्री हुँ। कॉलेज में। तो ये सब नाम वहीं से मिलते हैं, जितने भी नेता हैं उपनाम जो मिलते हैं ये कॉलेजों से ही मिलते हैं, जितने भी छात्र राजनीति से ही मिलते हैं। तो कि कभी आप सुनते होंगे बहुत से लोगों के उपनाम हैं, तो वहीं से हमको भी मिल गया। सुल्तान। अच्छा, लोगों तो को जहाँ। प्रधानी के समय पर हाँ जब ज़िंदाबाद के नारे लगे होंगे हाँ या हाँ आपके लिए कि भैया प्रधान बनाना है, हाँ हाँ। तो नरेंद्र को प्रधान बनाया गया था, सुल्तान को बनाया गया था? अब ये तो जनता बता सकती है। बाकी लोग क्षेत्र में गांव में ज़्यादातर जिले में नरेंद्र नाम बहुत कम जानते हैं, सुल्तान ज़्यादातर लोग सुल्तान। जानते हैं। हाँ। तो माफ़ी चाहूँगा, अभी इंट्रो हम लोग फिर से जब शूट करेंगे, उसमें सुधारेंगे कि आज पॉडकास्ट नरेंद्र जी का नहीं है, सुल्तान जी का पॉडकास्ट है। हम लोग करेंगे इसको। प्रधान जी, प्रधानी आपकी बढ़िया रही, आपने अच्छी चलाई। जी। प्रधानी के समय की कोई एक ऐसी बात जो आपको अभी भी खटकती हो कि नहीं, ये शायद और अच्छी हो सकती थी, या इस मामले पे मुझे लगता है कि और अच्छा मैं कर सकता था, ऐसा कोई वाक़या रहा हो? हाँ, कई ऐसे मामले हैं जिसमें भाई देखिए, जब शुरुआत कहीं होती है तो हर आदमी सीखता है। सीखने के बाद जब वो समय जाता है तो अगर आदमी विचार करने वाला है, चिंतन करने वाला है, तो उसके बाद आदमी एहसास करता है कि शायद ये काम ऐसा होता तो शायद और अच्छा होता। तो हैं कई ऐसे हैं मामले जो महसूस किए हमने कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे गलत हुआ या इससे बुराई हुई या कमियाँ रही हमारी। तो हैं कई चीज़ें ऐसी हैं। आपकी प्रधानी के दौर में हुँ, हुँ। एक मुद्दा था, हुँ, हुँ। वो कुछ लेन-देन का मुद्दा था शायद। जी। उस मुद्दे पर आप पर लांछन लगे। हुँ, तो हुँ। वो मुद्दा आज आप डिफेंड अगर करना चाहें, या आप उसके बारे में थोड़ा क्लैरिफ़िकेशन दे पाएँ, क्या हुँ, था वो हुँ। मुद्दा? और क्या उस मतलब गलत तरीके से लगाया गया, या उसमें कुछ भी थोड़ा-सा सच्चाई थी? अब जिसने लगाया उसको तो लगता है सही तरीका है, मगर हमारे हिसाब से गलत लगा है। अच्छा, मुद्दा क्या था उसमें? मुद्दा ये था कि जैसे हमने जिला पंचायत चुनाव लड़ा, हुँ। विपक्षी लड़े, हारे दोनों लोग। हमने भी मना किया, उनसे निवेदन किया, हाथ जोड़ा कि ना लड़ो। जनता ने भी मना किया। तो उसके बाद जब हारे चुनाव दोनों लोग, तो हमारी वजह से जो चुनाव हारे, उसकी वजह से जनता जो है बहुत दुखी हुई। शायद उस रात बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ खाना नहीं बना है। कुछ आपके चुनाव हारने पर? हाँ, बहुत से ऐसे बच्चे थे छोटे-छोटे, उनको बुखार तक आ गया, कई लोगों ने बताया था। वृद्ध लोग जो थे, उनकी आँखों में आँसू आ गए थे। रोए बहुत लोग। तो अब जब तकलीफ हुई तो जनता ने ही हमको प्रधानी लड़ने के लिए मजबूर किया था। मजबूर का मतलब उत्साहित कि आप 1 रुपए खर्च न करना, किसी को श्री मत खिलाना, खाना भी मत खिलाना, कुछ न करना, पर्चे भी मत छपाना। हम लोग चुनाव आपको जिताएँगे। तो 3 दिन तक मंथन चलता रहा यहीं पे, यहीं बैठ के। तब तो ये घर थोड़ा बहुत बना था। भाई शाम को सुबह यहाँ बैठक हुई, तो फिर हमारा मन नहीं था कि अब प्रधानी लड़ेंगे, इच्छा ही नहीं थी कि जिला पंचायत लड़ना है, प्रधानी क्यों लड़ें। तो चूँकि जब जिला पंचायत लड़ने का मन बना तो किसी से हमारी बात हुई थी कि तुम प्रधानी मतलब आप जिला पंचायत लड़ना, हम प्रधानी लड़ेंगे। तो हमारा इसी वजह से मन नहीं हो रहा था। बहुत पहले बात हुई थी, मगर अब जनता चाह रही थी कि नहीं, हम ही लड़ें। क्योंकि वो उनको तकलीफ मिली और तकलीफ अगले की वजह से मिली। नहीं, जनता ने मन बना रखा था कि अगर हम जिला पंचायत जीत जाते हैं तो शायद उस अगले व्यक्ति को, जो विपक्षी था, उसको प्रधान बना दिए होती जनता। ये हमारी जनता पहले से मन बना रखी थी। मगर जब हार गए और उसकी वजह से हार गए, तो जनता दुखी हो गई कि चलो अब इन्हीं को प्रधान बनाएंगे। तो अब हारने के बाद देखिए दोनों को पैसा खर्च हुआ, एक ही का नहीं हुआ।
अब प्रधान, जब जनता ने मन बना ली कि इनको प्रधान लड़ाएंगे, तो उन्होंने अपना मन बनाया, उनके दो चार जो साथी थे उन्होंने मन बनाया कि यार अब इनसे शोषण किया जाए। तो अपने दरवाजे मीटिंग बुलाई, बगले में है घर थोड़ी दूर में। तो अब उन्होंने कहा ऐसा करिए कि अब अगर आप चुनाव प्रधानी लड़ रहे हैं हमसे, करीब उस दिन हमको लगा 150 आदमी इकट्ठा रहे, तो आप ऐसा करिए, हमको चुनाव में हमारा जितना खर्च हुआ है उतना आप हमको दे दीजिए, नहीं तो हम प्रधानी में पर्चा दाखिल करेंगे। उस समय हमारे समय पर्चा किसी ने नहीं दाखिल किया था, समाज का जो दबाव था, कोई नहीं चुनाव लड़ा बिरादरी का हमारे, और ना कोई खड़ा हुआ, मगर अगला आदमी कह रहा था कि हम लड़ेंगे। तो हमने कहा क्या हुआ तुम्हारा खर्चा? कहा 12 लाख। तो हम कहा पैसा देखिए हम दे तो देते, मगर देने का कोई मतलब नहीं बनता। क्यों? क्योंकि चुनाव आप लड़े, चुनाव में लड़ा, दोनों हार गए। अगर आप मेरे कहने पे चुनाव न लड़ते, बैठ जाते और मैं जीत जाता, तो आपका कहना वाजिब था कि अब मुझको इतना पैसा चाहिए। बिल्कुल। अब हम भी हार गए, आप भी हार गए, नुकसान दोनों का बराबर है। दोनों हुआ। अब किस आधार पे? तो जनता भी कह रही थी 1 रुपया देना नहीं है इनको, अगर ये कह रहे हैं करने दो, अगर पर्चा दाखिल कर रहे हैं करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव हम आपको जिताएंगे, जनता ने कहा। अब मगर वो जिद में अड़े थे। तो एक हमारे गांव के ही अपने ही साथ थे, वो सम्मानित व्यक्ति हैं, मगर उन्होंने कहा कि नरेंद्र ऐसा करो कि एक चुनाव हार गए हो, समझौता नहीं किए हो, अब ये मौका न जाने दो। तो उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं? कहा हमको 12 लाख चाहिए। कहा 10 न 12, उन्होंने कहा 5 लाख चाहिए। उन्होंने जो मीडिएटर थे उन्होंने कहा 5 लाख इनको दे देना चुनाव हम्म। जीतने के बाद। तो हमने कहा मामा ऐसा है, जनता का पैसा है, हम इनको क्यों दे देंगे? बिल्कुल सही। तो उन्होंने कहा प्रधानी बहुत पैसा आता है यार। तो हम कहे यार मामा ये बताओ, जनता का पैसा आएगा काम कराने के लिए, इनको दे देंगे, ये बात बताइए सही है गलत? तो उन्होंने कहा गलत है तो, मगर कहा यार मैनेज कर देना। हमने कहा यार मामा मैं तो नहीं दूंगा, आपको जो वादा करना है आप करिए। हम चले आए वहाँ से। अब उसी बात को लेके फिर दूसरी मीटिंग हुई कराया, तो वहाँ भी हमने मना कर दिया, जनता ने भी मना कर दिया। अब जब हम प्रधान बन गए तो उसके बाद फिर वो लोग हमारे घर जाना शुरू किए, फतेहपुर, 2-3 लोग मिलके। कहा ऐसा करो कि अब हमारा 5 लाख दो, या तो कोटा नाम कराओ। सुबह कहो पहुँच जाए घर, कहो शाम को हम घर पर, कभी हम मिले ना मिले, कभी मिलते भी नहीं थे, आए दिन पहुँचते थे। तो हमको लगा कि यार ये तो परेशान कर रहे हैं, हमको शायद प्रधानी चलाने में भी दिक्कत करें, क्योंकि 4-6 लोग ऐसे थे तो विरोध में थे वो। हम लोग कुछ लोगों से बताया, हमने कहा तो कहे गलत कर रहे हैं, तो गुस्साए भी तो लोग तो उससे। तो अब कहे जैसे आपको तो बने तुमको, तो उस हिसाब से डील करो इनको, कहे गलत कर रहे हैं। तो फिर हमने उनका कुछ विकल्प निकाला, अब अपने हिसाब से फिर हमने वो आपने करना शुरू डील कर करके दिया। मामला निपटाया। निपटाया नहीं, अभी भी चल रहा है वो मामला, अच्छा, अभी भी। मुकदमेबाजी चल रही है इनकी। अच्छा अच्छा, उसमें भी अब बाद में वो रोने लगे, चारों तरफ कह रहे हैं हमारा रुपया है, वही 5 लाख मतलब बिना मांग रहे तूल हैं। की बातों पे 5 लाख हाँ और उस वही पे पैसा बखड़ा। आज कह रहे हैं कि हमारा 5 लाख वो बेईमानी किए हैं, उसी पैसे को, ना उसका कोई सबूत है, ना गवाह है। एक दिन मीटिंग होने के यहाँ हुई थी, उसमें भी नहीं कोई पता है कि कहाँ पैसा दिया कहाँ नहीं दिया, जबानी केवल। उम्मीद नहीं शायद हमको वापस मिल जाए पैसा भी, उनको हम्म ऐसा लग रहा होगा कि शायद कहते हैं ना थोड़ा ही मिल जाए, लेकिन हम्म। पैसे के लिए। अब घुमाना शुरू कर दिया उन्होंने, तो फिर हमने भी अपने हिसाब से घुमाना शुरू कर दिया। भाई ऐसे क्या करें, सही। लाठी लड़ाई लड़ेंगे नहीं, हैं हम अकेले हो 3 भाई, कहीं मान लो ये था हमको कि अकेले कहीं मिल जाए, लाठी मारने लगे, डंडा मारने लगे, क्या करेंगे हम, सम्मान थोड़ी खराब कराएंगे। इस तरह की लोगों की तो मानसिकताएं रहती हैं, तो अपने अच्छा हिसाब से प्रधान जी, डील अब किया। थोड़ा सा राजनीति से अलग सवाल पूछूंगा, मतलब राजनीति से ही है बट गांव की बिरादरी से अलग। हम्म। अगर आप राजनीति को परिभाषित करना चाहें 2-3 शब्दों में कि हम्म। किसी व्यक्ति को राजनीति में आना है, तो किन 3 चीजों को उसको एकदम बांध के रखना होगा? देखिए राजनीति अब आज के दौर में ज़्यादातर परसेंटेज लोगों का मन होता है कि चुनाव या लड़े, शायद इसमें ज़्यादा पैसा है, इतना पैसा कमा लेंगे, उतना पैसा कमा लेंगे। हरिश्चंद्र हम भी नहीं है, हमने आपको देखे हम हरिश्चंद्र है, ऐसा नहीं कि हमको 4 पैसे नहीं मिले या नहीं मिलता लोगों को, ऐसा नहीं है। मगर अगर सही मायने में देखा जाए, राजनीति जिसको कहते हैं, अगर उस एक्चुअल जो राजनीति का मतलब है, अगर उस ढंग से किया है, तो शायद मेरे ख्याल से
हर एक व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उस व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए जिसका आर्थिक बैकग्राउंड मजबूत हो, संपन्नता हो घर में, और लोभ लालच ना हो। या तो फिर उसको ये ना हो, अगर आर्थिक बैकग्राउंड मजबूत है तो या तो फिर उसको ये लगे कि यार पैसा बचे या ना बचे उससे मतलब नहीं है, पब्लिक की सेवा होना चाहिए। जो मैंने महसूस किया, ऐसा नहीं कि पैसा मुझको 4 पैसा नहीं मिला है, मगर जो मैंने किया उसमें ये लगता है कि मिला ना मिला सब बराबर है, मिला ना मिला बराबर है। यहाँ तक आ जाता है कि घर से भी कभी कभी लगाना पड़ता है। अगर आप पद में है तो उस समय तो थोड़ा वो मिलता है, और नहीं है तो घर से तो लगाना ही पड़ेगा। जैसे मैं 5 साल इधर कर रहा हूँ, पूरा 5 साल। अब कोई लोगों को देखने में लगे कि हाँ इतना कमा लिया उतना कमा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। कमा तो लिया देखने के लिए, मगर कहाँ से क्या गड़बड़ करना पड़ा, कहाँ क्या करना पड़ा, बहुत से गलत करने पड़ते हैं अगर पैसा ही कमाना है उद्देश्य। अगर आप आर्थिक मजबूत नहीं हैं आप घर से, तो ये मान के चलिए कि आपका प्रधानी के बाद कहो घर भी बिक जाए, कहो खेत बिक जाए, बहुत लोग ऐसे हो गए हैं एक्चुअल में अगर राजनीति करेगा तो। अब बहुत से उदाहरण है कि राजनीति में अगर सफलता नहीं मिली है तो बर्बाद हो गए। अब बनने के बाद भी बहुत से लोग हैं ऐसे कि कोई कुछ कर नहीं पाया। अगर हम ही मतलब वाइफ नौकरी न कर रही होती या हम कुछ ठेकेदारी वगैरह जमीन का व्यवसाय न कर रहे होते तो शायद हम ही रोड में होते। अब ये कि वाइफ टीचर थी, हम भी व्यवसाय कर रहे थे, जमीन का ठेकेदारी कर रहे थे, हैं अभी भी करते हैं, तो उससे ठीक है, काम चल रहा है, और नहीं तो शायद हम ही रोड में होते। राजनीति को अगर ये आप सोच के कि बहुत पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मगर संघर्ष की मानसिकता कहानी में है। लोगों के ऐसा है। राजनीति का मतलब है कि अब कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद सामने दिख रही है तो ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, और नहीं कर रहे हैं तो ऐसा राजनीति करने का क्या मतलब कि किसी ज़रूरतमंद की मदद ना कर सकें, बिल्कुल। हैं? अब लोग क्या करते हैं, चुनाव आया 4 महीने 6 महीने पहले श्री केसर खिलाना शुरू कर दिया, दारू पिलाना शुरू कर दिया, मीट मुर्गा कराना शुरू कर दिया, पैसे बांटना शुरू कर दिया, और 6 महीने के अलावा 4.5 महीने मतलब 4.5 साल आदमी बीमार है। क्या दिक्कत है? थाने की तकलीफ है, कचहरी की तकलीफ है, कोई मतलब नहीं रहता है। केवल वही 6 महीने में आदमी लाखों रुपए बर्बाद करता है। हम कहते हैं अगर दिल से मतलब आदमी की मदद करे, अब पूरे 5 साल पब्लिक की मदद करे, अगर राजनीति करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से जो चुनाव टाइम पैसा खर्च करना पड़ता है वो ना करना पड़े। कितनी बढ़िया बात बोली है प्रधान जी ने। इस बात को ज़रा नोट करके रखिए कि बड़े शांत और गंभीर तरीके से प्रधान जी ने आज राजनीति का मतलब समझा दिया है आपको। और सच मायनों में पूछिए तो राजनीति वो नहीं कि आप किसी लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में आप सिर्फ बड़े बड़े गाड़ियों में सनरूफ खोल के घूमें और आप कहें कि आप जीत जाएंगे, तो वो राजनीति नहीं है। राजनीति असल में यही है, एक सभासद और एक प्रधान से ज़्यादा कठिन और संघर्षपूर्ण राजनीति कोई नहीं करता है। तो आज जिस तरह से प्रधान जी ने, हमारे सुल्तान जी ने जिस तरह से ये पूरा एक क्लैरिफिकेशन दिया है राजनीति पे कि राजनीति किसे करनी चाहिए और राजनीति क्या है, ये सीखने की बात है, सीखने की ज़रूरत है हम सबको।